चलिए आज अपन छाती का लेखा करने के बाद साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है पुनर्गठन का मतलब क्या होता है। पुनर्गठन का मतलब होता है जब कोई साझेदार, जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में समझौता करके किसी व्यापार का संचालन करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन साझेदारी व्यापार। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे 4 व्यक्तियों की साझेदारी संस्था थी और उसमें मान लो किसी एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई तो साझेदारी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। 4 में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो बच गए वहाँ पे 3 व्यक्ति, तो तीनों आपस में फिर से अनुबंध करते हैं। अनुबंध करने के बाद फिर से संस्था का संचालन करते हैं। तो नए सिरे से अनुबंध करने की क्रिया को ही बोलते हैं फर्म का पुनर्गठन, मतलब फिर से नए अनुपात की गणना। 4 व्यक्ति थे, मान लीजिए नए व्यक्ति को शामिल कर लिया गया। पूंजी की कमी होने के कारण अब संस्था में व्यक्तियों की संख्या हो गई 5। फिर यहाँ पे पुनर्गठन होगा। तो पुनर्गठन का मतलब पुराने अनुपातों में परिवर्तन करके फिर से नए अनुपात की गणना करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, पुनर्गठन। ये पुनर्गठन किन दशा में हो सकता है? तो किसी साझेदार के मृत्यु की दशा में, किसी साझेदार के प्रवेश की दशा में, किसी साझेदार के निवृत्ति की दशा में। जब भी कोई साझेदार की संख्या बढ़ती है तो पुनर्गठन होगा, या जब भी साझेदारों की संख्या कम होती है तो पुनर्गठन होगा। पुनर्गठन का मतलब नए सिरे से नए अनुपात की गणना करने की क्रिया को ही बोलते हैं पुनर्गठन। ठीक है, फिर देखते हैं आगे इसी में अपन नफे का अनुपात, त्याग का अनुपात। नफे का अनुपात, नफे का अनुपात मतलब जैसे मान लीजिए ए बी सी साझेदार थे और यहाँ पे अचानक सी की मृत्यु हो गई। तो सी के जाने के बाद सी के लाभ को कौन ले लेगा? ए और बी। तो ऐसी दशा में ए और बी के अनुपात में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो इस अनुपात को बोलते हैं नफे का अनुपात। तो नफे का अनुपात मतलब किसी साझेदार की मृत्यु होने के बाद उसके भाग को जब पुराने साझेदार प्राप्त कर लेते हैं तो इनके अनुपात में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। और इस परिवर्तन होने की क्रिया को ही बोलते हैं अपन नफे का अनुपात। नफे का अनुपात निकालने का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। नफे का अनुपात निकालने का सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक, फिर चलते हैं इसी में अपन त्याग का अनुपात। अब मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी साझेदार थे और डी को साझेदार बनाया गया। नया व्यक्ति कौन है यहाँ पर? डी। साझेदार कौन कौन थे? ए बी सी। और डी को जब साझेदार बनाया गया तो एक साझेदार की संख्या क्या हो गई? और बढ़ गई। जितने भाग के लिए यहाँ पर बनाया गया है डी को, अब जो लाभ होगा उस लाभ में ए बी सी अपने भाग में से डी को देंगे। तो इनके लाभ की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। साझेदार की संख्या बढ़ने के कारण लाभ की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उस कम लाभ को ही बोलते हैं अपन त्याग का अनुपात। क्या बोलते हैं उसी को? त्याग का अनुपात। मतलब पुराने साझेदार ने नए साझेदार के लिए अपने भाग का त्याग कर दिया, उसी को क्या बोलेंगे अपन? त्याग का अनुपात। ठीक है, तो नफे का अनुपात मतलब किसी साझेदार की मृत्यु होने के बाद जब शेष साझेदार उसके लाभ को आपस में बांट लेते हैं तो उसको बोलते हैं नफे का अनुपात। और नफे का अनुपात निकालने का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। दूसरा होता है त्याग का अनुपात। जब साझेदारी संस्था में किसी नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है और उस नए व्यक्ति को पुराने साझेदार अपने भाग में से कुछ हिस्सा देते हैं, त्याग करते हैं, तो उस अनुपात को बोलते हैं त्याग का अनुपात। और ऐसी दशा में देने वाले का भाग यानी पुराने साझेदारों का भाग अपने आप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसको बोलेंगे अपन कौन सा अनुपात? त्याग का अनुपात। त्याग के अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात।
अनुपात को याद रखना है, यही काम करेगा आगे। नफे का अनुपात निकालने के लिए नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, और त्याग का अनुपात निकालने के लिए पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इस बात को ध्यान रखें। फिर आता है इसी में आपका पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसके बारे में ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है प्रवेश से लेकर निवृत्ति तक हमेशा हमको ये पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ेगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाता प्रवेश की दशा में, जब किसी व्यक्ति को संस्था में प्रवेश दिया जाता है तो नए सिरे से संपत्ति एवं दायित्वों का मूल्यांकन किया जाता है, और नए सिरे से संपत्ति एवं दायित्वों का मूल्यांकन करने की क्रिया को ही बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। इस पुनर्मूल्यांकन खाते से जो भी लाभ निकलता है या जो भी हानि निकलती है, उस लाभ हानि से या उस लाभ हानि पर पुराने साझेदार का ही अधिकार होता है, नए साझेदार का उस अनुपात से कोई लेना देना नहीं होता। पुनर्मूल्यांकन खाते में जो भी लाभ या हानि होगा, उस लाभ हानि से संबंध किसका होगा? केवल पुराने साझेदारों का होगा। पुराने साझेदारों को ही उस लाभ या हानि में हिस्सा मिलेगा। नए साझेदार का उस लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं रहता। नए साझेदार को केवल ये जानकारी मिल जाती है कि मैं जिस संस्था में पूंजी लगा रहा हूँ वह संस्था लाभ में चल रही है कि हानि में चल रही है, केवल इसी की जानकारी मिलती है उसको। उसी को कौन सा खाता बोलते हैं अपन? पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर किस प्रकार से अपन अनुपात की गणना करेंगे। चलिए देखते हैं अपन अब एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 3.6 किस प्रकार से हमको यहाँ पे त्याग और नफ़े का अनुपात निकालना है। दिया है ABC एक फर्म में क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है। ABC जो है 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है। लिख देंगे हम यहाँ पर ABC का पुराना अनुपात 3:2:1। फिर बोला इसी में भविष्य में अपना परस्पर अनुपात 2:2:1 रखने का निर्णय किया। भविष्य में ABC का नया अनुपात कितना रहेगा? 2:2:1 रखने का निर्णय किया। उनका त्याग एवं नफ़े का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब ऐसा दिया रहेगा तो हमको त्याग के अनुपात का सूत्र लगा देना है। कौन सा अनुपात लगाना है? त्याग के अनुपात का सूत्र लगा देंगे। त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये सूत्र लगा देंगे हम यहाँ पर। तो A का निकालेंगे हम यहाँ पर। A का भाग बराबर A का पुराना अनुपात 3:2:1। तो A का कितना हुआ? 3/6। कितना हुआ? A का भाग बराबर 3/6 माइनस A का नया अनुपात 2:2:1। 2 2 4 और 1 5, यानी 2/5। इसको अपन हल करेंगे यहाँ पर। 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम जो आता है, आप लोग को कैसे निकालते हैं। तो 5 छक्के 30। अंश और हर पढ़ चुके हैं 10वीं में। अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर से भाग देंगे, भाग देने पर जितना अमाउंट आएगा उसका अंश से गुणा करेंगे। हर से भाग देंगे, भाग देने पर जितना अमाउंट आएगा उसका अंश से गुणा करेंगे। ध्यान रखना है इसको। तो 6 से भाग देंगे, 6 पंचे 30। कितना है यहाँ पर? 5। 5 से गुणा करेंगे ऊपर, 5 दिया 15 माइनस। फिर 5 से दूसरा, 5 से 5 छक्के 30, 6 दूनी 12। 15 में 12 गया 3/30। 15 में 12 गया 3/30। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको। त्याग अनुपात का सूत्र लगाएं अपन।
पुराना माइनस नया, तो पुराना माइनस नया करेंगे और जो डायरेक्ट निकल जाएगा 3/30 जैसे आया, तो ये ए का कहलाएगा त्याग अनुपात। क्या कहलाएगा? ये ए का त्याग अनुपात। लेकिन अगर यही माइनस में आता तो माइनस का मतलब इधर 12 और इधर 15 होता, तो 12 में से 15 घटेगा तो माइनस में आएगा, तो कहलाएगा फिर नफे का अनुपात। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन बी का भाग। बी का पुराना भाग निकालते हैं, तो 2/6 माइनस बी का नया चलते हैं, तो 2/5। 6 और 5 के एलसीएम निकालेंगे तो फिर 30। 6 पंचे 30 और 5 दूनी 10। 5 से 5 छक्के 30, 6 दूनी 12, वही काम करना है। तो अब यहाँ पे 10 में 12 घटेगा तो ये माइनस में आ जाएगा, -2/30, -2/30। तो यहाँ पे जो है माइनस में आया, इसलिए कहलाएगा नफा। क्या कहलाएगा? ये नफा। ए बी के बाद सी का भाग। सी का पुराना है 1/6 माइनस सी का नया है 1/5। हल करेंगे 6 पंचे 30, फिर वही 6 पंचे 30, 5 एकम 5। दूसरे का 5 से 5 छक्के 30, 6 एकम 6। 5 में 6 घटाएंगे तो फिर माइनस में आएगा, -1/30। ये भी जो निकली है क्या कहलाएगा? नफा। ठीक है यहाँ तक। इतना करने के बाद जो डायरेक्ट घट गया है वो कहलाएगा त्याग का अनुपात, और जो माइनस में आया है वो कहलाएगा नफे का अनुपात। तब हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, तो आंसर में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ए का त्याग अनुपात बराबर 3/30 जो निकाले हैं अपन, और बी का नफे का अनुपात बराबर -2/30, और सी का नफा बराबर -1/30। ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। तो निकालते समय हमेशा ध्यान देना है, नया अनुपात और पुराना अनुपात दिया रहेगा तो हमेशा सूत्र लगाना है हमको त्याग अनुपात का। अगर डायरेक्ट निकल जाता है, माइनस नहीं आता है वहाँ पर, तो कहलाएगा हमारा त्याग का अनुपात। और अगर मान लो घटाने के बाद माइनस में आता है तो उसको ध्यान रखना है वो कौन सा अनुपात है? हमारा नफ़े का अनुपात। इस प्रकार से इस काम को संपन्न करना है। आगे बात समझ में? तो ये काम करेंगे सब। सूत्र याद होना चाहिए सभी को, नफ़े का अनुपात और त्याग के अनुपात का सूत्र। पुनर्गठन का मतलब मालूम होना चाहिए, पुनर्मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में भी सबको जानकारी होनी चाहिए। इतना काम करेंगे। आगे बात समझ में? फिर आगे जो है इसके बाद बताते हैं आपको किस प्रकार से अनुपात की गणना करना है।